Next, 72-year-old woman presents with progressive memory bone loss and confusion. Brain MRI reveals cortical atrophy. A PET scan showing amyloid deposition was there. Histopathological examination after autopsy reveals beta amyloid plaques and neurofibrillary triangles. Which protein is the most likely component of the amyloid found in this patient? Answer is A beta protein. A beta जो होता है that is a distinct form of A beta 2M proteins and is seen in cerebral plaques as well as cerebral blood vessels in Alzheimer's disease. A beta is derived from the amyloid beta precursor protein ABPP. ठीक है, amyloid beta precursor protein, which is a transmembrane glycoprotein. The normal function of this precursor protein, beta precursor protein, is probably cell to matrix signaling. ठीक है, सेल टू मैट्रिक्स सिग्नलिंग कर पाता है, इसलिए प्रेजेंट होता है. नेक्स्ट, अरेंज द फॉलोइंग इन द स्टेप्स ऑफ एपोप्टोसिस. सबसे पहले विड्रॉल ऑफ ग्रोथ फैक्टर होता है. फर्स्ट स्टेप इज द विड्रॉल ऑफ ग्रोथ फैक्टर्स. देन एक्टिवेशन ऑफ कैस्पेसिस होता है. कैस्पेसिस क्या करती हैं? ये सेल की सेल्फ डिस्ट्रक्ट वाली एंजाइम्स होती हैं, उनको ट्रिगर करना शुरू कर देती हैं. ठीक है, फिर डेथ रिसेप्टर FAS का एक्टिवेशन हो जाता है. कैस्पेसिस की वजह से डेथ रिसेप्टर FAS का एक्टिवेशन हो जाता है. ठीक है, देन there will be activation of BCL2 and P53 genes. Activation of BCL2 and P53 genes. और लास्ट में क्या होता है? There is phagocytosis of apoptotic bodies. Right? लास्ट में there will be phagocytosis of apoptosis bodies. तीन चीज़ें होती हैं. एक तो इनिशिएशन ऑफ एपोप्टोसिस, एक आती है प्रोग्राम्स और प्रोसेस ऑफ प्रोग्राम सेल डेथ, और लास्ट में आती है फेगोसाइटोसिस. इन तीन चीज़ों को फर्दर डिफाइन कैसे करते हैं? इनिशिएटर ऑफ एपोप्टोसिस तीन तरह के होते हैं. या तो वो ट्रांसमेम्ब्रेनस होंगे, या वो इंट्रासेलुलर होंगे, या वो एक्स्ट्रा सेलुलर होंगे. ट्रांसमेम्ब्रेनस मतलब एब्सेंस ऑफ हार्मोन्स, एब्सेंस ऑफ ग्रोथ फैक्टर्स या एब्सेंस ऑफ साइटोकाइंस. ये ट्रांसमेम्ब्रेनस हमारे फैक्टर्स आ जाते हैं. फिर इंट्रासेलुलर फैक्टर्स होते हैं, जैसे हीट इंक्रीज कर जाती है, रेडिएशन इंक्रीज कर जाती है, हिपोक्सिया इंक्रीज कर जाता है उन सेल्स के अंदर. ठीक है, फिर एक्स्ट्रा सेलुलर फैक्टर्स होते हैं, जैसे फास्ट रिसेप्टर एक्टिवेशन, FAS रिसेप्टर एक्टिवेशन. फिर प्रोग्राम्ड सेल डेथ होती है. प्रोसेस ऑफ प्रोग्राम सेल डेथ मतलब धीरे धीरे सेल जो है वो टूटना शुरू हो जाता है. कैस्पेसिस एक्टिवेट होंगी. कैस्पेसिस की वजह से डेथ रिसेप्टर्स जो होंगे, जैसे CD95, वो एक्टिवेट होना शुरू हो जाएंगे, जिसकी वजह से एक्टिवेशन ऑफ ग्रोथ कंट्रोलिंग जीन्स जैसे कि BCL2 और P53, BCL2 और P53 जो ग्रोथ को कंट्रोल करती हैं कि सेल डिवाइड करेगा नहीं करेगा, या सेल की ग्रोथ रोकनी है या नहीं रोकनी है, वो अपना काम करना शुरू कर देती हैं. ठीक है, नाउ दिस वर्क विल बी फॉर डिस्ट्रॉइंग द सेल. ऑलराइट, दिस सो इट विल फाइनली लीड टू सेल डेथ. सेल डेथ होने के बाद क्या होता है? देखो, सेल डेथ हो गई है, अब मेम्ब्रेन चेंजेस होते हैं. दैट इज एक्सप्रेशन ऑफ फॉस्फेटिडाइल सेरीन एंड थ्रोम्बोस्पोंडिन. ठीक है, इन दो का मेम्ब्रेन चेंजेस हो गए एंड देयर विल बी नो इन्फ्लामेटरी सेल्स प्रेजेंट. मतलब सेल पूरी तरह से लाइस हो जाएगा. Next, most important step in treatment of oral myiasis is what? Oral myiasis में MYIASIS में manual removal of larvae after topical application of turpentine oil जो है वो किया जाता है. There should be oral manual removal of larvae after topical removal of turpentine solution. The treatment is primarily manual removal of larvae after the topical application of turpentine oil, mineral oil, chloroform, ethyl chloride or mercury chloride. These substances are called as S5-action drugs. इनको S5-action drugs बोलते हैं. That creates an anaerobic atmosphere within the wound, causing aerobic parasitic larvae to come to the surface, making its removal easier. Next, the larvae feeding on the living tissue is classified as type of myiasis. Larvae feeding on the living tissue is classified as primary type of myiasis. उसको primary type of myiasis बोलते हैं. Clinically, myiasis is classified as primary and secondary. क्लिनिकली मायासिस को हम दो कैटेगरीज में क्लासिफाई करते हैं, या तो प्राइमरी होगा या सेकेंडरी होगा. इन द प्राइमरी टाइप द लार्वे फीड्स ऑन द लिविंग टिश्यू एंड इन द सेकेंडरी टाइप्स द लार्वे विल फीड ऑन द डेड टिश्यू. प्राइमरी टाइप में लार्वे फीड करता है लिविंग टिश्यू के ऊपर, और सेकेंडरी टाइप में लार्वे फीड करता है डेड टिश्यू के ऊपर. डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन इन्वॉल्व condition of the involved tissue, myiasis is again classified as accidental myiasis और obligatory myiasis. accidental myiasis होता है मतलब लार्वा आपने इंजेस्ट कर लिया विद फूड, या सेमी स्पेसिफिक हो सकता है. उसके बाद लार्वा लेड ऑन द नेक्रोटिक टिश्यू इन द वुंड, मतलब कोई घाव के ऊपर लार्वा आके बैठ गया है किसी गंदगी की वजह से, उससे लार्वा बॉडी के अंदर आ गया. और फिर लास्ट में आता है ऑब्लिगेटरी मायासिस. ऑब्लिगेटरी मायासिस इज लार्वे इज अफेक्टिंग द अनडैमेज्ड स्किन. Based upon the tissue involved, cutaneous myiasis is subdivided into creeping and fruncle. Okay, cutaneous myiasis को हम creeping myiasis के अंदर डिवाइड कर सकते हैं या fruncle myiasis के अंदर डिवाइड कर सकते हैं. In creeping type, the larvae burrow through or under the skin. In the fruncle type, larvae remain in one spot.
क्रीपिंग टाइप में अंडर द स्किन बरो करते हैं. इन फ्रंकल टाइप द लार्वे रिमेन इन वन स्पॉट कॉजिंग अ बॉयल लाइक लीजन. नेक्स्ट, इन विच कंट्री द ओरल मायासिस इज मोस्ट प्रेवलेंट. ओरल मायासिस सबसे ज़्यादा प्रेवलेंट है इन इंडिया. ऑलराइट, several authors argue that myiasis occur predominantly in countries with the hot weather. These countries are mostly affecting India, Tanzania, Brazil, Australia, which are the countries on their respective continents on the climate characteristic. Furthermore, India and Tanzania and Brazil are underdeveloped or developing countries, thus demonstrating the social nature of the disease. Myiasis can be seen worldwide, with a higher incidence being observed in the tropical and subtropical regions of Africa and America due to the favorable climatic conditions of heat and humidity. In humans, the sites are most commonly affected are skin, nose, ears, eyes, anus, vagina, and oral cavity. Oral myiasis is associated with nosocomial infections, dental extractions, visit to the tropical countries, alcoholism, mouth breathing, and is commonly seen in mentally disabled individuals and people who have lower or poor socioeconomic status. Oral myiasis was first described by लॉरेंस इन 1909. ठीक है, लॉरेंस ने करा था इसको डिस्क्राइब इन 1909. The diagnosis is usually quite clear in endemic regions such as Brazil, but it can be challenging to clinicians in non-endemic countries when faced with a patient who has acquired infection elsewhere. Next, tumor that has a following rule of 10 is known as what? Tumor जो कि follow करता है rule of 10 को, उसको हम कहते हैं फियोक्रोमोसाइटोमा. फियोक्रोमोसाइटोमा में हमारे पास 5 P's होते हैं और रूल ऑफ 10 होता है. 5 P's आर पैरोक्सिमल हाइपरटेंशन फर्स्ट, पैल्पिटेशन सेकंड, पर्सिपिरेशन थर्ड, पेन इन हेड फोर्थ, एंड पैलर इज फिफ्थ. पैरोक्सिम, हाइपरटेंशन, पैल्पिटेशन, पर्सपिरेशन, पेन इन हेड एंड पैलर. रूल ऑफ 10 में रहता है कि 10% मैलिग्नेंट होगा, 10% बायलेटरल होगा और मल्टीपल होगा. 10% मैलिग्नेंट, 10% बायलेटरल और मल्टीपल, 10% in children, 10% familial, 10% it will reoccur, and 10% it will be extra-adrenal, and 10% will be discovered incidentally. Okay. Next, marker for ovarian carcinoma in serum is what? Serum में marker for ovarian carcinoma जो होता है that is CA-125. ठीक है, एक CA-125 हमने पीछे भी पढ़ा था. ठीक है, CA-125 पिछली वाली वीडियो में शायद. इट इज़ मार्कर फॉर ओवेरियन कार्सिनोमा इन सीरम. ठीक है, CA-125 is a marker for ovarian carcinoma in serum. Next, which of the following is the marker for carcinoma of lung and breast? Lung and breast के लिए हम देते हैं CEA for colorectal, breast and lung cancer. CEA for colorectal, breast and lung cancer. NMP22 जो होता है वो ब्लैडर कैंसर के लिए होता है. NMP22 ब्लैडर कैंसर के लिए होता है. 125 अभी हमने ओवेरियन के लिए पढ़ा. ठीक है, 15-3 जो होता है वो ब्रेस्ट कैंसर के लिए होता है स्पेशली. ठीक है, 15-3 AFP जो होता है वो लिवर के कैंसर के लिए होता है, जर्म सेल कैंसर के लिए होता है. टोटल PS से ज़्यादातर प्रोस्टेट में बढ़ता है. फ्री PS से प्रोस्टेट को डिस्टिंग्विश करता है फ्रॉम BPH. ठीक है, HCG ट्रोफोब्लास्टिक ट्यूमर्स में इंक्रीज करता है और टेस्टिस के ट्यूमर में भी इंक्रीज कर जाता है अगर मेल में HCG इंक्रीज कर रहा है तो. हार्मोनल रिसेप्टर्स ब्रेस्ट कैंसर और थेरेपी में, ब्रेस्ट कैंसर थेरेपी में इंक्रीज कर जाते हैं हार्मोनल रिसेप्टर्स. नेक्स्ट, लेड पॉइजनिंग इज एसोसिएटेड विद व्हाट? लेड पॉइजनिंग इज एसोसिएटेड विद माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया. लेड पॉइजनिंग से माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया हो जाता है. नेक्स्ट, earliest feature of correction of iron deficiency anemia is what? Earliest feature of correction of iron deficiency anemia is reticulocytosis. Okay, reticulocytosis are immature red blood cells that are produced in the bone marrow and are released into the peripheral blood where they mature into RBCs within 1 to 2 days. All right, earliest feature होता है iron deficiency anemia की correction का, that is reticulocytosis. Next, storage form of iron in the body is what? देखो आयरन किस फॉर्म में स्टोर होता है बॉडी के अंदर, तो इट इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ फेरेटिन. ठीक है, देयर आर 2 इंट्रासेलुलर स्टोरेज फॉर्म्स ऑफ आयरन. ठीक है, पहला आता है फेरेटिन, दूसरा आता है एपोफेरेटिन. फेरेटिन इज द प्रोमिनेंट स्टोरेज फॉर्म ऑफ द आयरन इन द सेल्स. इट इज प्रेजेंट इन मोस्ट ऑफ द सेल्स स्पेशली इन द इंटेस्टाइनल म्यूकोजा, लिवर, स्प्लीन एंड बोन मैरो. ठीक है, एपोफेरेटिन, it is a protein part of ferritin and it can take 4000 to 4500 ferric molecule ions to form ferritin. ठीक है, 4000 से लेकर 4500 फेरिक मॉलिक्यूल्स होते हैं वो मिल के बनाते हैं फेरेटिन को. ठीक है, दिस इज द
for iron storage. Next, PNH associated with somatic mutation affecting what? PNH associated with somatic mutation affecting GPI, that is glycosyl phosphatidyl inositol. ठीक है, glycosyl phosphatidyl inositol. This is PNH associated somatic mutation. ठीक है, ये जो PNH होता है that is paroxysmal nocturnal hemoglobinuria. पैरोक्सिमल नॉक्टर्नल हीमोग्लोबिनुरिया जो होता है दैट इज एक्वायर्ड क्लोनल हेमाटोपोइटिक स्टेम सेल डिसऑर्डर कॉज्ड बाय म्यूटेशन ऑफ एक्स लिंक्ड PIGA जीन रिजल्टिंग इन डेफिशिएंट एक्सप्रेशन ऑफ GPI. इससे डेफिशिएंट एक्सप्रेशन ऑफ GPI होना स्टार्ट हो जाता है, जिसमें कि जो एंकर्ड प्रोटीन्स है वो कम, जो GPI के साथ एंकर्ड प्रोटीन है उनका एक्सप्रेशन बहुत ज़्यादा कम हो जाता है. ठीक है ना. PNH डिफेक्ट इज ड्यू टू व्हाट? PNH अभी जो हमने बात की वो डिफेक्ट होता है ड्यू टू डिफेक्ट इन CD95. ठीक है, पैरोक्सिमल नॉक्टर्नल हीमोग्लोबिनुरिया इट इज अ जेनेटिक डिसऑर्डर ड्यू टू द इम्पेयर्ड कन्फर्मेशन ऑफ glycosyl phosphatidyl inositol anchor which results in deficient expression of CD55 and CD59. यहाँ पर deficient expression हो जा रहा है CD55 and CD59 का, leading to excessive destruction of red cells and leukocytes. इस डिजीज में क्या हो रहा है कि एक्सेसिव डिस्ट्रक्शन हो जाती है रेड सेल्स और ल्यूकोसाइट्स की. नेक्स्ट, बोन इन्फार्क्ट्स आर सीन इन व्हाट? बोन इन्फार्क्ट्स दे आर सीन इन सिकल सेल एनीमिया. बोन इन्फार्क्ट्स आर सीन इन सिकल सेल एनीमिया. ठीक है, द फिनोमेना ऑफ इन्फार्क्शन इन द सिकल सेल एनीमिया हैज लॉन्ग बीन रिकॉग्नाइज्ड एंड aseptic necrosis resembling infarction pathologically has been described in virtually every living body or living tissue of the body. ठीक है, लिविंग ऑर्गन के अंदर बोन इन्फार्क्ट्स बनना शुरू हो जाते हैं. Alright. Bone infarction in children with sickle cell anemia may produce striking radiographic picture of extreme bone destruction and rapid rebuilding of the bone. ठीक है, bone infarction results from microvascular stasis and occlusion of the sickle cells within the blood vessels. ठीक है, जिसकी वजह से जो बोन्स को सप्लाई करने वाली ब्लड वेसल्स होती है वो सब्सिक्वेंट इस्चीमिया और हिपोक्सिया की वजह से वहाँ पे नेक्रोसिस होना शुरू हो जाता है, इन्फ्राक्ट बनना शुरू हो जाते हैं. ठीक है, which further induces more erythrocyte sickling. ठीक है, bone infarctions are typically seen in medullary cavities and epiphyses of the long bones. medullary cavities और epiphyses of the long bones के अंदर आपको ये infarct दिखना शुरू हो जाते हैं. All right, these infarcts will be visible in this long bones. Next, hemoglobin H disease is caused by deletion of what? hemoglobin H disease किसकी deletion की वजह से होता है? hemoglobin H disease 3 अल्फा ग्लोबिन जीन्स की डिलीशन की वजह से होता है. 3 अल्फा ग्लोबिन जीन्स की डिलीशन की वजह से होता है. नेक्स्ट, वेल्डेर्स रिंग इज फाउंड बाय ऑल एक्सेप्ट व्हाट? वेल्डेर रिंग में आपके पैलेटाइन टॉन्सिल भी आते हैं, फेरेंजियल टॉन्सिल भी आते हैं, ट्यूबल टॉन्सिल भी आते हैं. पैलेटाइन, फेरेंजियल, ट्यूबल टॉन्सिल आएंगे, लेकिन पोस्ट ऑरिकुलर टॉन्सिल्स नहीं आ सकते. ठीक है, पोस्ट ऑरिकुलर टॉन्सिल्स नहीं आ सकते. वेल्डेर रिंग इज द कलेक्शन ऑफ लिम्फॉइड टिश्यू सराउंडिंग अपर पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव एंड रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट. ठीक है, डॉर्सली इसमें एडिनॉइड्स आते हैं. डॉर्सली वी हैव एडिनॉइड्स, वेंट्रली वी हैव लिंगुअल टॉन्सिल, laterally we have palatine and tubal tonsils. Next, muscles of tongue are supplied by what? muscles of tongue, hypoglossal nerve. ठीक है, muscle of tongue कौन सप्लाई करता है मैक्सिमम? बाय hypoglossal nerve. Next, in carcinoma base of the tongue, pain is referred to the ear through what? देखो, अगर carcinoma base of the tongue का हुआ है तो pain is referred to the ear through the glossopharyngeal nerve. ठीक है, directed backward towards the oropharynx and third and it's formed by posterior 1/3 of the tongue which is innervated by glossopharyngeal nerve. Next, Bernard-Sollier syndrome is due to defective what? Bernard-Sollier syndrome it is due to defective platelet adhesion and activation. Defective platelet adhesion और activation की वजह से हमारा Bernard-Sollier syndrome होता है. Bernard-Sollier syndrome और BSS it is a rare autosomal recessive bleeding disorder. Bleeding disorder है that is caused by deficiency of glycoprotein IB95. IX मतलब 9, IX लिखा हुआ है रोमन में और उसके आगे 5 लिखा हुआ है. ये कम्प्लेक्स होता है, ग्लाइकोप्रोटीन कम्प्लेक्स होता है दैट इज GPLB-IXV 9-5. GPI लिखा है या LB लिखा है दैट इज 9 and 5. This receptor for Wolff Willebrand factor. All right, the mutation of the genes that is GPIBA, GPIBB and GP9 does not allow GP1B जो भी है कम्प्लेक्स टू ब्लाइंड द वॉल मिलीविलेंट फैक्टर. ठीक है, मतलब ये म्यूटेशन जो है वो इसको अलाउ नहीं करती टू ब्लाइंड दिस फैक्टर. ठीक है, विच इन टर्न वुड हेल्प द पेशेंट्स टू एडहेयर टू द साइट ऑफ द इंजरी वेयर इवेंचुअली इट विल हेल्प इन स्टॉपिंग ब्लीडिंग. वैसे तो ये प्लेटलेट एडहीजन और एक्टिवेशन का ही हमारा सिंड्रोम है. ठीक है, लेकिन इसमें अगर कोई ना कोई मास्किंग वगैरह हो जाती है तो वहाँ पे ब्लीडिंग जो है वो स्टॉप हो सकती है किसी भी और
किसी और म्यूटेशन की वजह से। नेक्स्ट पेरे रॉबिन सिंड्रोम इज व्हाट? पेरे रॉबिन सिंड्रोम में हमारे पास क्लेफ्ट पैलेट होता है विद मैंडिबुलर हाइपोप्लेजिया एंड रेस्पिरेटरी ऑब्स्ट्रक्शन। मैंडिबुलर हाइपोप्लेजिया विद रेस्पिरेटरी ऑब्स्ट्रक्शन इज क्लेफ्ट पैलेट। पेरे रॉबिन सिंड्रोम ऑल्सो नोन एज द पेरे रॉबिन syndrome. It is a rare congenital birth defect characterized by underdeveloped jaw, backward displacement of the tongue, and upper airway obstruction. Cleft palate is also commonly present in children and with Perry-Robin sequence. Next, identify the scientists given in the photograph. ये साइंटिस्ट है, इनको आइडेंटिफाई कर रहे हैं। इनका नाम है जॉन स्नो। ठीक है, क्या नाम है इनका? इनका नाम है जॉन स्नो। जॉन स्नो 15 मार्च 1813 से लेकर 16 जून 1858 तक जिए थे। ही वॉज एन इंग्लिश फिजिशियन एंड अ लीडर इन द डेवलपमेंट ऑफ एनेस्थीसिया एंड मेडिकल हाइजीन। राइट, English leader and physician in development of anesthesia and medical hygiene. He considered one of the founders of modern epidemiology in the part because of his work in tracing the source for cholera outbreak in Soho, London in 1854. He was curtailed by removing the handle of a water pump. Okay. ठीक है। Snow findings inspired the adoption of anesthesia and was fundamental changes of water in waste system in London, which led to similar changes in other cities and a significant improvement in the general public health around the world. ठीक है, इन्होंने कॉलरा को पानी के साथ जोड़ा था कि कैसे कॉलरा जो है आउटब्रेक कर रहा है। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द डिजीज हिस्टोलॉजिकली शोइंग स्कैटर्ड जाइंट सेल्स विद बैकग्राउंड ऑफ सेलुलर हेमरेजिक मेसेनकाइमल टिश्यू डिस्प्लेइंग पेरीवैस्कुलर कफिंग। ठीक है, ये हमारे पास हिस्टोलॉजिकल इमेज दे रखी है जिसमें अभी जो कैरेक्टर्स बताए हैं वो चीज़ दिखाई दे रही है। ऑलराइट, पेरीवैस्कुलर कफिंग है और सेवरल बड़े बड़े इसमें जाइंट सेल्स दिखाई दे रहे हैं, बड़े बड़े इसमें जाइंट सेल्स दिखाई दे रहे हैं। ऑलराइट, व्हाट इज इट? तो आंसर इट इज चेरुबिज्म। ठीक है, चेरुबिज्म में फोटोमाइक्रोग्राफ विल शो द क्लस्टर ऑफ मल्टीन्यूक्लिएटेड जाइंट सेल्स एंड विच हैव डिफ्यूज्ड स्पिंडल मोनोन्यूक्लियर सेल्स, fresh hemorrhage and eosinophilic fibrous materials. Eosinophilic cuff-like deposits are also there, which will be surrounding the blood vessels, which are specific for cherubism. All right. Next, hemiangiopericytoma resembles what? Hemiangiopericytoma, it will resemble the glomus tumor. ठीक है, क्या resemble करेगा? Glomus tumor को resemble करेगा. These are in fact 3 distinct neoplasms which are categorized as angiosarcomas and these are named as hemiangioendotheliomas. ठीक है, इनको hemiangioendotheliomas में रेफर किया जाता है। hemiangiopericytoma एंड Kaposi sarcoma भी इनको माना जाता है। The hemiangioendothelioma and hemiangiopericytoma are quasi-malignant neoplasm of vascular endothelium and vascular pericytes respectively. ठीक है, histologically the neoplasm hemiangiopericytoma reveals multiple number of normal appearing capillary like tubules lined by single layer of flattened endothelial cells. ठीक है, हिस्टोलॉजिकली क्या प्रेजेंट रहता है इसमें कि नंबर ऑफ कैपिलरी ट्यूब्यूल्स लाइंड बाय सिंगल लेयर ऑफ फ्लैटन एपिथेलियल सेल्स जो होंगे वो प्रेजेंट होंगे। ठीक है, नेक्स्ट, द मोस्ट आउटस्टैंडिंग फीचर ऑफ स्टर्च वेबर सिंड्रोम और स्टर्च वेबर डिजीज इज व्हाट? स्टर्च वेबर सिंड्रोम का सबसे ज़्यादा आउटस्टैंडिंग फीचर रहता है दैट इट हैज़ पॉट वाइन नेवाई। क्या रहता है? पॉट वाइन नेवाई। इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय venous angiomas over the cerebral cortex and epiceletal angiomatous lesions over the face, skull, hair and oral soft tissues. The typical dermal capillary venous angioma or the port wine nevi are generally present. Venous malformation involving the leptomeninges of the cerebral cortex is the salient feature of this syndrome. ठीक है, venous malformation involving the leptomeninges of the cerebral cortex is the salient feature of the Sturge-Weber syndrome. Next, the coast of main pigmentation is seen around discolored lesion in what? Coast of main pigmentation जो होती है वो McCune-Albright syndrome में आपको देखने को मिलती है। Coast of main seen in McCune-Albright syndrome. Next, thick sclerotic border surrounding the radiolucent area in the fibrous dysplasia is known as what? Thick sclerotic border surrounding the radiolucent area in the fibrous dysplasia, it is known as the Rind sign. क्या बोलते हैं इसको? Rind sign बोलते हैं। ठीक है, some other features seen in fibrous dysplasia are absence of periosteal reaction, absence of osteoblastic rimming, that is a characteristic sign. Generally there is a cortical bone becomes thinned because of expansile nature of the growth. ठीक है, बट सेल्डम इज बोनी प्लेट इज परफोरेटेड। जो बोनी प्लेट है वो परफोरेट कर जाती है, कॉर्टिकल बोन जो है वो एक्सट्रीमली थिन हो जाती है। देयर इज नो पेरियोस्टिल परफोरेशन, कोई पेरियोस्टिल परफोरेशन नहीं होती। देयर इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ टीथ विदाउट मच रिजॉर्प्शन ऑफ द रूट्स, डिस्प्लेसमेंट ऑफ टीथ प्रेजेंट रहती है विदाउट मच रिजॉर्प्शन ऑफ द रूट्स। ठीक है, इन लॉन्ग बोन्स द ल्यूसेंट लीजन, रेडियोल्यूसेंट लीजन हैज थिक स्क्लेरोटिक बॉर्डर कॉल्ड एज द रिंड साइन। थिक स्क्लेरोटिक बॉर्डर भी प्रेजेंट होता है जिसको हम रिंड साइन बोलते हैं। नेक्स्ट, फेशिया अराउंड द नर्व प्लेक्सस
of brachial plexus is derived from what? Fascia around the nerve plexus bundle, ठीक है, of the brachial plexus, it is derived from the prevertebral fascia. कहाँ से derive होता है? It is derived from the prevertebral fascia. Prevertebral fascia forms the axillary sheath. Pretracheal and prevertebral fascia forms the carotid sheath. ठीक है. नेक्स्ट आइडेंटिफाई द टूथ. आपको टूथ दे रखा है, दिखने में पता चल रहा है कि इसमें ये प्राइमरी दांत दे रखा है कोई ना कोई. ठीक है. नाउ हमें आइडेंटिफाई करना है व्हाट इज इट. इट इज प्राइमरी मैंडिबुलर फर्स्ट मोलर. ओके, प्राइमरी मैंडिबुलर फर्स्ट मोलर. इसको देख के यू हैव टू आइडेंटिफाई इट बिकॉज इसमें दो रूट्स हैं ऐसे से. ठीक है. और प्लस ये किसी और दांत को रिजेंबल नहीं कर रहा है, थोड़ा बहुत रिजेंबल साइड वाइज ही कर रहा है प्रीमोलर को जो परमानेंट आता है. ठीक है. नाउ सो इट इज प्राइमरी मैंडिबुलर फर्स्ट मोलर, दैट इज ऑल्सो राइट. नेक्स्ट, मोस्ट लाइकली द डायग्नोसिस ऑफ द लीजन इन द फॉलोइंग इमेज इज व्हाट. इस इमेज में क्या आप डायग्नोसिस दोगे? इट इज़ अ हर्पिस लेवियालिस लीजन. ऑलराइट, हर्पिस लेवियालिस का एक क्लासिकल प्रेजेंटेशन होती है अराउंड द लिप्स. नेक्स्ट, कल्चर ऑब्टेन फ्रॉम द लीजन शोज एंड डेमोस्ट्रेट्स ब्रांचिंग विद नैरो एंड्स. व्हाट इज द डायग्नोसिस? देखो, इसमें जो यूविला है उसके ऊपर ये छोटे छोटे वाइट मार्क बनना शुरू हो गए. ठीक है. तो इसका कल्चर कराया गया, तो उसके बाद कौन सा डायग्नोसिस में अब निकलेगा? इट विल बी सी एल्बिकन्स. ठीक है. ओरोफेरेंजियल कैंडिडियासिस और ओरल थ्रश. इट इज प्रेजेंट एज वाइट एडहेरेंट पेनलेस पैचेस इन द माउथ. कैंडिडा ऑन कल्चर smear appears as gram positive budding yeast cells with long pseudo hyphae. gram positive budding yeast cells होते हैं और long pseudo hyphae होते हैं. Next, a 15-year-old boy with a lesion in tibia having periosteal reaction HPE shows this. ठीक है. HPE एक्सेस में हमारे पास ऐसा एक हिस्टोपैथोलॉजिकल ये दिखाई दे रहा है. ठीक है. What is it? It is Ewing sarcoma. ठीक है. देख के तो मुझे भी कुछ नहीं लग रहा पता, बट 15 साल का बच्चा, लीजन इन द टिबिया हैविंग पेरियोस्टल रिएक्शन HPE Ewing sarcoma. ठीक है. Ewing sarcoma is a type of pediatric cancer that forms in the bone or soft tissue. ठीक है. Symptoms may include swelling and pain at the sign of tumor, fever, bone fracture. The most common areas are legs, pelvis, chest wall. ठीक है. ये एरियाज पे कॉमन रहता है. हिस्टोपैथोलॉजी में इट मे हैव लिक्विड कंसिस्टेंसी मिमिकिंग द पस. कैरेक्टरिस्टिक फाइंडिंग्स आर शीट्स ऑफ मोनोटोनस स्मॉल ब्लू राउंड सेल्स, प्रोमिनेंट न्यूक्लिया एंड मिनिमल साइटोप्लाज्म हैविंग सूडो रोजेट्स ऑफ सर्कल्स ऑफ सेल. ठीक है. इसमें सूडो रोजेट सर्कल ऑफ सेल्स जो भी हमने बात करी वो दिखाई देते हैं. ऑलराइट, हैविंग द साइटोप्लाज्म एज द ब्लू साइटोप्लाज्म. ठीक है. स्मॉल राउंड ब्लू सेल्स, मिनिमल साइटोप्लाज्म. ठीक है. जिसमें सूडो रोजेट सर्कल्स ऑफ सेल्स प्रेजेंट होते हैं. इसमें अनियन पील पेरियोस्टियल रिएक्शन देखा जाता है. देयर विल बी अनियन पील पेरियोस्टियल रिएक्शन दैट विल बी सीन इन दिस केस. ऑलराइट, अनियन पील पेरियोस्टियल रिएक्शन को बड़ा करके अगर हम देखना चाहें तो इट इज़ लाइक दिस. ऑलराइट ना, तो ये सारी चीज़ें हमारे पास आती हैं इसके अंदर, ईविंग सार्कोमा के अंदर. ठीक है. इसमें छोटे छोटे रोजेट्स दिखाई दे रहे होंगे. इसमें रोजेट्स दिखाई दे रहे हैं और साइटोप्लाज्म बहुत ज़्यादा कम है और न्यूक्लिया एकदम फुल गया. दैट इज ईविंग सार्कोमा. ओके. नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द मोस्ट प्रोबेबल लीजन ऑफ द टंग विद द लिम्फेटिक इन्फिल्ट्रेट. ये लिम्फेटिक इन्फिल्ट्रेशन होगी ये टंग के ऊपर. ठीक है. ये हिस्टोपैथोलॉजिकल स्लाइड्स दे रखी. दिस इज द लिम्फेटिक इन्फिल्ट्रेशन ऑफ टंग. तो व्हाट इज इट? लीजन किस चीज़ का होगा? इट इज स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा. ठीक है. नेक्स्ट, एक रेडियोग्राफ दे रखा है जिसमें रूट के अराउंड ये सीमेंट मतलब डिपोजिशन हो रखी है जिसका कि वेल डिफाइंड बॉर्डर भी प्रेजेंट है. व्हाट इज इट? इट इज नोन एज सीमेंटोप्लास्टोमा. नेक्स्ट, वन क्लिनिकल डिफरेंस बिटवीन पेपिवर सिंड्रोम, अपर्ट सिंड्रोम एंड क्राउजन सिंड्रोम इज व्हाट? पेपिवर सिंड्रोम, क्राउजन सिंड्रोम और अपर्ट सिंड्रोम में हैंड डिफॉर्मिटीज का सबसे ज़्यादा डिफरेंस रहता है. ठीक है. पेपिवर सिंड्रोम इज अ complex genetic disorder in which certain bones in the skull fuse together or join together early in their development. This prevents the skull from growing normally and affects the shape of the head and face, sometimes causing increased pressure around the brain. Papiver syndrome also affects the hand and feet. Children with this condition of Papiver syndrome have broad, short thumbs and big toes. They may also have webbling between the fingers and toes. Papiver syndrome occurs in out of 1 in 1 lakh न्यूबॉर्न पेशेंट्स. मतलब 1 लाख बच्चों में से एक बच्चे में पेपिवर सिंड्रोम जो है वो देखा जाता है. ठीक है. तो इन तीनों को डिफरेंशिएट कैसे करते हैं? पेपिवर, अपर्ट और क्राउजन को बाय द हैंड डिफॉर्मिटीज. नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द कॉमन लीजन कॉमनली अकरिंग इन द यंग पेशेंट्स हुज रेडियोग्राफिक अपीयरेंस इज हनीकॉम और सॉफ्ट बबल्ड एंड इज एक्सेंट्रिकली बैल्यूड एंड इट हैज 3 सबटाइप्स, कन्वेंशनल, सॉलिड टाइप एंड मिक्स टाइप. ठीक है. एक्सेंट्रिकली बैलून्ड इसमें एक फीचर आता है. ये आपके पास सीटी की इमेज दे रखी है. ठीक है.
नीचे सीटी की इमेज रखी है, एक्सटेंसिव बैलूनिंग होगी और बोन एकदम परफोरेट होगी ऐसे ऐसे, ठीक है. व्हाट इज इट? इट इज एन्यूरिज्मल बोन सिस्ट. व्हाट इज इट? इट इज एन्यूरिज्मल बोन सिस्ट, ठीक है. रेडियोग्राफिक फीचर्स एन्यूरिज्मल बोन सिस्ट के होते हैं वो क्वाइट वेरिड होते हैं. एक्सपैंडेड बोन हो जाती है. इट अपीयर्स एज अ सिस्टिक लीजन रिजेंबलिंग अ हनीकॉम्ब, सो बबल एंड इज eccentrically ballooned. There may be destruction or perforation of the cortex and a periosteal reaction may be evident. It may appear as radiolucent, radio-opaque or mixed. ठीक है, either it will appear as radiolucent, it will appear as the radio-opaque, or it will appear as mixed tumor. The diagnosis is based upon the impossible radiographic appearance because there is other lesions that have similar radiographic appearance as well. ठीक है, जैसे कि हमारे पास अमीलोब्लास्टोमा हो गया, मिक्सोमा हो गया, सेंट्रल जाइंट सेल ग्रेनुलोमा हो गया, ओडोंटोजेनिक सिस्ट हो गई, या फिर सेंट्रल hemangioma ऑफ द बोन हो गए. ठीक है, हिस्टोलॉजिकली एन्यूरिज्मल बोन सिस्ट आर कैरेक्टराइज्ड बाय चैनल्स एंड मल्टीलोकेटेड और मल्टीलोक्यूलेटेड सिस्ट लाइक स्पेसेस फिल्ड and lined by fibrous septa that may or may not contain osteoclast like cells. Osteoid रहता है, osteoid bone रहती है, woman bone रहती है, और chondroid मैट्रिक्स मटेरियल इसके अंदर रहता है. नेक्स्ट, मैजिक सिंड्रोम इज एसोसिएटेड विद व्हाट? मैजिक सिंड्रोम जो होता है दैट इज एसोसिएटेड विद बेकेट सिंड्रोम. ठीक है, मैजिक सिंड्रोम इज एसोसिएटेड विद द बेकेट डिजीज, दैट इज BEHCET डिजीज और मैजिक सिंड्रोम. इट इज GI एंड किडनी मैनिफेस्टेशंस आते हैं इसमें मैजिक सिंड्रोम में. मैजिक सिंड्रोम में यू विल हैव मेलिना, एब्डोमिनल पेन, अल्सरेशन इन द स्टमक और जो भी इसका अल्सरेशन रहता है, क्रोन लाइक डिजीज, GN एंड एपिडिडिमस. एंड मैजिक सिंड्रोम में माउथ जेनाइटल अल्सरेशन, इन्फ्लेम्ड कार्टिलेज दिखाई देता है. माउथ जेनाइटल अल्सरेशन एंड इन्फ्लेम्ड कार्टिलेज विल बी देयर. माउथ एब्डोमिनल पेन, जेनाइटल अल्सरेशन, इन्फ्लेम्ड कार्टिलेज, they are present in the magic syndrome. Next, match the following consistency of swelling in the lesion as it is seen in what? ठीक है, सबसे पहले सॉफ्ट सिस्टिक कंसिस्टेंसी जो होती है वो थायरोग्लॉसल सिस्ट के अंदर देखी जाती है. सॉफ्ट सिस्टिक कंसिस्टेंसी इन थायरोग्लॉसल सिस्ट, मेनिंजोसील एंड लिम्फेटिक सिस्ट. ठीक है, लिम्फ की सिस्ट है अगर कोई तो, या अगर मेनिंजोसील है या थायरोग्लॉसल डक्ट की सिस्ट है तो वहाँ पे सॉफ्ट सिस्टिक स्वेलिंग देखी जाती है. यील्डिंग केसेस ऑफ लिम्फोमा, yielding in cases of lipoma as fat in body temperature behave like in fluid. ठीक है, yielding cases of lipoma जो होते हैं वो fat at body temperature शो करते हैं and it behaves like fluid. It is known as pseudo fluctuation. ठीक है, this is known as pseudo fluctuation. फिर आता है soft with firm thickened periphery. ये कोल्ड एप्सिस होती है, सॉफ्ट होता है अंदर से और फर्म उसकी पेरिफेरी होती है, दैट इज नोन एज कोल्ड एप्सिस. उसके बाद आती है बात हाफ फिल्ड लाइक रबर हॉट वाटर बॉटल. हाफ फिल्ड लाइक रबर हॉट वाटर बॉटल, हॉट वाटर बॉटल होती है ना वो हाफ फिल्ड हमारे को दिखाई देगी, दैट इज इन द एग्जाम्पल ऑफ ब्रेकियल सिस्ट. फिर आती है पट्टी या टूथपेस्ट. पट्टी या टूथपेस्ट जैसी कंसिस्टेंसी होती है सेबेसियस सिस्ट की. ठीक है, ट्रू फ्लक्चुएशन इज नॉट फाउंड इन सेबेसियस सिस्ट. ट्रू फ्लक्चुएशन विल नॉट बी फाउंड इन द सेबेसियस सिस्ट. ठीक है, फिर आती है बात क्रॉस फ्लक्चुएशन के बारे में. क्रॉस फ्लक्चुएशन फॉर द स्वेलिंग्स हैविंग टू कंपोनेंट्स कनेक्टेड टू ईच अदर, दैट इज प्लंजिंग रेनुला. क्रॉस फ्लक्चुएशन में स्वेलिंग्स प्रेजेंट होती हैं जिनके पास दो कंपोनेंट्स होते हैं, दे आर कनेक्टेड टू ईच अदर, दैट इज सीन इन द केसेस ऑफ प्लंजिंग रेनुला. देखो कंसिस्टेंसी क्या रहती है कि कंसिस्टेंसी द फ्लक्चुएशन इज पॉजिटिव इन ऑल द सिस्टिक स्वेलिंग्स. ठीक है, जितनी भी सिस्टिक स्वेलिंग्स है उनके अंदर फ्लक्चुएशन जो है वो पॉजिटिव रहती है. हाउएवर डिपेंडिंग अपॉन द कंटेंट्स द फ्लक्चुएशन मे बी डिफरेंट विच एक्सपीरियंस सर्जन कैन डायग्नोस. इसलिए उसको 5-6 हिस्सों में ऐसे जो अभी हमने क्लासीफाई किया उसमें क्लासीफाई करते हैं. ठीक है, next, the medium powered photomicrograph of a cutaneous lesion shows infiltration of the epithelium by the malignant infiltrate that forms porous microabscesses. Identify the lesion. आपको porous microabscess बनाने का वो बता रहा है. हिस्टोपैथोलॉजिकल स्लाइड ऐसी दिखाई देगी. हिस्टोपैथोलॉजिकल स्लाइड विल बी लाइक दिस. ठीक है, नाउ आइडेंटिफाई. इट इज़ व्हाट? इट इज़ अ माइकोसिस फंगॉइड्स. क्या है ये? माइकोसिस फंगॉइड्स है. इन द प्लाक स्टेज ऑफ द माइकोसिस funfoids or fungoids, a more readily identifiable microscopic pattern emerges. Examination of the surface epithelium reveals infiltration by typical lymphocytic cells, which are sometimes referred to as mycosis cells or Sézary cells. These are atypical lymphocytes classically forming small intraepithelial aggregates termed as porous microabscesses. इनको term किया जाता है as porous microabscesses. These lesion cells have extremely unusual nucleus because of the marked intrafolding of the nuclear membrane, which result in the Crabtree-form nucleus. ठीक है, जो कि ये जो term है Crabtree-form nucleus का मतलब होता है कि lesional cell have
एक्सट्रीमली अनयूजुअल न्यूक्लियस बिकॉज ऑफ द मार्क्ड इनफोल्डिंग ऑफ द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, अब इस इनफोल्डिंग ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की वजह से बनता है क्रेब्रिफॉर्म न्यूक्लियस। दिस फीचर कैन बी बेस्ट अप्रिशिएटेड व्हेन व्यूड इन द स्पेशल सेमेंथिन प्लास्टिक एम्बेडेड माइक्रोस्कोपिक सेक्शंस। ठीक है, नेक्स्ट, एडवर्ड सिंड्रोम इज ड्यू टू व्हाट? एडवर्ड सिंड्रोम जो होता है वो 18 की ट्राइसोमी की वजह से होता है। एडवर्ड बाय 18 की ट्राइसोमी ऑफ 18 जो होगा दैट विल लीड टू एडवर्ड सिंड्रोम, मतलब 3 कॉपीज बन जाएंगी 18 की इंस्टेड ऑफ 2। दिस अफेक्ट्स द बेबी, हाउ द बेबी ग्रोज उसमें अफेक्ट करेगा। ठीक है, हैविंग 3 कॉपीज ऑफ द क्रोमोसोम नंबर 18 यूजुअली हैपन्स बाय चांस बिकॉज ऑफ द change in the sperm or egg before the baby is conceived. Next, the histopathological picture given below. ये कोई पैटर्न दिखाई दे रहा है अमीलोब्लास्टोमा का, इसके अंदर कौन सा पैटर्न है? ठीक है, इसको ध्यान से देख लो। इट इज़ अ फॉलिकुलर अमीलोब्लास्टोमा। ठीक है, फॉलिकुलर पैटर्न होता है, सिंगल लेयर ऑफ टॉल कोलमनर अमीलोब्लास्ट लाइक सेल्स होते हैं और सराउंड कर रहे होते हैं सेंट्रल कोर को। न्यूक्लियाज होता है वो लोकेटेड होता है एट द ऑपोजिट पोल ऑफ द बेसमेंट मेम्ब्रेन, दैट इज रिवर्स पोलैरिटी इज ऑल्सो देयर। ठीक है, नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द ट्यूमर दैट इज डिपिक्टेड इन द पिक्चर बिलो। ठीक है, ये बच्चे के मुंह के अंदर ट्यूमर सा बना हुआ है। ठीक है, इसको आइडेंटिफाई करना है। इट इज़ न्यूमैन्स ट्यूमर। ओके, कंजेनाइटल ग्रैनुलर ट्यूमर और CGCT और कंजेनाइटल एपुलस न्यूमैन्स ट्यूमर, it is an uncommon benign soft tissue lesion that usually arises from the alveolar mucosa of the neonates and may cause respiratory problems and feeding problems. The histogenesis and clinical history of this lesion remains obscure. ठीक है, क्या होता है? न्यूमैन्स ट्यूमर होता है। नेक्स्ट, द स्क्वामस सेल कार्सिनोमा दैट अकर्स इन द जॉ बोन इज व्हाट? स्क्वामस सेल कार्सिनोमा जो कि जॉ बोन के अंदर अकर कर रहा है दैट इज प्राइमरी इंट्राऑसियस कार्सिनोमा। प्राइमरी इंट्राऑसियस कार्सिनोमा और प्राइमरी इंट्राऑसियस कार्सिनोमा दैट इज PIOC। ठीक है, इट इज स्क्वामस सेल कार्सिनोमा दैट अकर्स इन द जॉ बोन। इट इज कॉल्ड एज प्राइमरी बिकॉज इट इज नॉट अ सेकेंडरी डिपॉजिट। ठीक है, मेटास्टेसिस फ्रॉम डिस्टेंस प्राइमरी टू जॉ मस्ट बी एक्सक्लूडेड हेयर, मतलब ये जॉ से ही इंट्राऑसियसली अकर करने की खुद अराइज कर रहा है। इट इज टर्म्ड एज इंट्राऑसियस बिकॉज इट डेवलप्स सेंट्रली विद इन द बोन। ओरिजिन फ्रॉम द सर्फेस स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस और साइनोनेजल एपिथेलियम मस्ट बी रूल्ड आउट। नेक्स्ट, द ट्यूमर शोन इन द पिक्चर इज द mesenchymal in origin। ठीक है, इसमें जो टिश्यू कंपोनेंट है, द fibrous tissue component with delicate fibrils interspread by large primitive fibroblasts are there, all resembling the dental papilla. In addition, the typical composite odontome is also found in this type of lesion। ठीक है, ये लीजन दे रखा है। ठीक है, इसकी हिस्टोलॉजी है। अब ये बताने कि हमने है क्या ये। दिस इज अमीलोफाइब्रोओडोंटोमा। अमीलोफाइब्रोओडोंटोमा या फिर अमीलोब्लास्टिक फाइब्रोओडोंटोमा, इट इज डिफाइंड बाय द WHO as a neoplasm consisting of odontogenic ectomesenchyme resembling the dental papillae, epithelial strands and nest resembling dental lamina, and enamel organ conjunction with the presence of dentine and enamel। ठीक है, नेक्स्ट, वर्नर सिंड्रोम में कौन सा जो जीन है वो अफेक्टेड होता है? वर्नर सिंड्रोम में होता है दैट इज MEN1। ठीक है, MEN1 और वर्नर सिंड्रोम, इट इज कैरेक्टराइज बाय अनोमलीज इन्वॉल्विंग पैराथायरॉयड, पैनक्रियाज एंड पिट्यूटरी ग्लैंड। पैराथायरॉयड में क्या होता है कि इट्स मोस्ट कॉमन मैनिफेस्टेशन होती है पैराथायरॉयड में प्राइमरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म MEN1 की वजह से। ठीक है, प्राइमरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म कॉज करवा देता है। पैनक्रियाज में क्या कराता है? एंडोक्राइन ट्यूमर्स of the pancreas like gastrinomas associated with Zollinger-Ellison syndrome और insulinomas वगैरह पेनक्रियाज के अंदर दिखाई देना शुरू हो जाते हैं। पिट्यूटरी में द मोस्ट फ्रीक्वेंट एंटीरियर पिट्यूटरी ट्यूमर इनकाउंटर्ड इन MEN1 इज प्रोलैक्टिनोमा। प्रोलैक्टिनोमा हो जाता है बहुत ज़्यादा इन द पिट्यूटरी। ठीक है, अब हमें अगला तो बोन वाला ही क्वेश्चन दे रखा है। इसमें पूछा है कि फोरामेन रोटंडम कौन सा है। ठीक है, फोरामेन रोटंडम होता है इसमें से, दैट इज़ 19 नंबर 19 नंबर जो दिखाया हुआ है दैट इज़ फोरामेन रोटंडम। ठीक है, यहाँ पे देख के पता लगेगा ये विंग के जस्ट यहाँ जैसे यहाँ पे जहाँ पे एंड कर रहा है यहाँ आता है फोरामेन रोटंडम। ठीक है, मतलब ये तो करके पता लगेगा। नेक्स्ट, व्हिच डज द मार्जिनल मैंडिबुलर ब्रांच ऑफ फेशियल नर्व लाई इन दिस इंसिजन डिपिक्टेड इन द फिगर बिलो। ठीक है, इसमें मार्जिनल मैंडिबुलर नर्व जो है वो बहुत ज़्यादा पास लाई कर रही है। ठीक है, अब कहाँ लाई करती है? मार्जिनल मैंडिबुलर नर्व जो होती है वो लाई करती है इन द सुपरफिशियल टू द फेशियल वेन। फेशियल वेन के सुपरफिशियली लाई करती है। सुपीरियर सब प्लेटिज्मल डाइसेक्शन वुड एक्सपोज द अंडरलाइंग मार्जिनल मैंडिबुलर ब्रांच ऑफ द फेशियल नर्व दैट इज क्रेनियल नर्व 7। ठीक है, जो सुपीरियर सब प्लेटिज्मल डाइसेक्शन जब हम करते हैं उस प्रोसीजर में हमारी मार्जिनल नर्व के कटने का खतरा रहता है। दिस इज नॉट यूजुअली नेसेसरी इफ द लाइगेशन ऑफ द फेशियल आर्टरी एंड द वेन इज नेसेसरी। अगर लाइगेशन ज़रूरी पड़ जाए, the retraction of the vessels superiorly protects the marginal mandibular branch of the facial nerve, which usually lay superficial to the facial vein। ठीक है, जो marginal mandibular nerve है, ठीक है,
वो लाई करती है सुपरफिशियल टू द फेशियल वेन के सुपरफिशियली लाई करती है. नेक्स्ट, व्हाट इज अदर नेम फॉर फोरामेन ऑफ वर्सालिस? फोरामेन ऑफ वर्सालिस अनदर नेम इज एमिसरी स्फेनॉइडल फोरामेन. ठीक है, अनदर नेम इज एमिसरी स्फेनॉइडल फोरामेन. ठीक है. नेक्स्ट, विच मसल इज शोन इन द ग्रीन कलर्ड इन द फोटोग्राफ, दैट इज मतलब एम्ब्रियोलॉजिक फोटोग्राफ दे रखी है, इसमें ग्रीन कलर वाला मसल कौन सा है? इट इज़ फोर्थ फेरेंजियल आर्च. ठीक है, फोर्थ फेरेंजियल आर्च का मसल है जो भी है. ठीक है. नेक्स्ट, द OLEP स्टेजिंग सिस्टम फॉर ओरल ल्यूकोप्लेकिया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग लीजन इज इंक्लूडेड इन द स्टेज 3? स्टेज 3 में OLEP जो ओरल ल्यूकोप्लेकिया को क्लासीफाई करने वाली स्टेजिंग्स होती हैं, उसमें स्टेज 3 में आता है हमारे पास, दैट इज L1P1. ठीक है, स्टेज 3 में वी विल गेट L1P1. Next, applying pressure to the suspected vascular lesion to visualize the evacuation of coloration is also termed as what? Diascopy. It is termed as diascopy. Diascopy एक टेस्ट होता है that is for blanchability, performed by applying pressure on the finger or with the glass slide and observing the color changes, and it is used to determine whether a lesion is vascular, that is inflammatory in nature, or congenital in nature, or whether it is non-vascular, कि वो नीवस जैसा तो नहीं है, और हेमरेज, क्या वो हेमरेज मतलब वो जब प्रेस कर रहे हैं तो उसके बीच से कैपिलरीज फट रही हैं या नहीं फट रही, वो सारी चीज़ें जो है हम डायस्कोपी में चेक करते हैं. नेक्स्ट, ग्रीन स्पैन लीजन किसका दूसरा नाम है? ग्रीन स्पैन लीजन ओरल हेरी ल्यूकोप्लेकिया का दूसरा नाम है. नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द लीजन दैट इज डिस्टल टू राइट लोअर फर्स्ट मोलर. डिस्टल टू राइट लोअर फर्स्ट मोलर में जो लीजन है हमारे पास, उसको आइडेंटिफाई करना है. व्हाट इज इट? इट इज कम्प्लेक्स ओडोंटोम. बहुत बड़ा रेडियोपाक मास है इन द ओवरलाइंग रीजन ऑफ द क्राउन ऑफ द मैंडिबुलर राइट फर्स्ट सेकंड मोलर विच हैज़ बीन डिस्प्लेस्ड टू इंफीरियर बॉर्डर ऑफ द मैंडिबल. ठीक है, ये है कम्प्लेक्स ओडोंटोमा. नेक्स्ट, द बोट्राइड ओडोंटोजेनिक सिस्ट इज अ वेरिएंट ऑफ व्हाट? बोट्राइड ओडोंटोजेनिक सिस्ट जो है दैट इज अ वेरिएंट ऑफ लेटरल पेरिडोंटल सिस्ट. बोट्राइड ओडोंटोजेनिक सिस्ट, as was reported by Weathers and Waldron, is a polycystic variant of the lateral periodontal cyst because the specimen resembled the cluster of grapes. Specimen will resemble the cluster of grapes. It is a non-inflammatory odontogenic cyst which has a striking predilection for mandibular canine and premolar region. ठीक है. नेक्स्ट, अ पेशेंट कंप्लेन्स ऑफ रिकरेंट स्वेलिंग. पेशेंट जो है रिकरेंट स्वेलिंग से साथ कंप्लेन कर रहा है इन द एंटीरियर रीजन ऑफ द मिड लाइन ऑफ द पैलेट. ठीक है, ऑन द लेबियल एस्पेक्ट बिटवीन द सेंट्रल इंसाइजेस, ऑन द लेबियल एस्पेक्ट बिटवीन द सेंट्रल इंसाइजेस, एंड इट ऑफन इज कमिंग विद द सॉल्टी डिस्चार्ज. सॉल्टी डिस्चार्ज भी आ रहा है उसके साथ. तो क्या चीज़ है? It is a nasopalatine cyst. Majority of cysts जो होते हैं they remain asymptomatic as they do not attain a very large size beyond 1.5 to 2 centimeter. They are notable and common symptom जो होते हैं वो swelling होती है, concurrent swelling होती है in the anterior region of the midline of the palate or the labial aspect between the central incisors. At times the cyst may extend labiopalatally and fluctuation will be positive. Displacement of teeth is common. The patients most commonly complain of swelling, pain, discharge. The discharge is often described as salty taste and is seen to be originating from the sinus tract at or near the incisive papilla. At times, the burning sensation or numbness is also experienced, which is due to the presence exerted by the cyst on the nasopalatine nerves. The central incisors are vital and normal in color unless they are affected adversely by trauma or caries. ठीक है, इस cyst में तो ये nasopalatine cyst हमारे पास आ गई इसमें. Next, the supraorbital फोरामेन. सुपरा ऑर्बिटल फोरामेन है, इंफ्रा ऑर्बिटल फोरामेन है और मेंटल फोरामेन है. ये तीनों क्या करते हैं? ये तीनों एक लाइन में लाई करते हैं. सुपरा ऑर्बिटल, इंफ्रा ऑर्बिटल एंड मेंटल फोरामेन, ये एक लाइन में लाई करते हैं. जो हम इंफ्रा ऑर्बिटल ये ब्लॉक देते हैं उसके लिए हम इन तीनों को पैल्पेट करके उसी लाइन में जो है वो प्रीमोलर से एक्सेस लेते हैं. ठीक है. नेक्स्ट, विच नर्व पासिस थ्रू दिस फोरामेन? आपको एक फोरामेन दे रखा है डायरेक्ट, अब पूछ रहा है कि इस फोरामेन से कौन सी नर्व पास करती है. द आंसर इज मैक्सिलरी नर्व. ठीक है, इट इज़ द फोरामेन रोटंडम. रोटंडम से पास करेगा मैक्सिलरी नर्व. नेक्स्ट, प्लैटिवेसिया इज नोटेड इन व्हाट? प्लैटिवेसिया इज नोटेड इन ऑस्टियाइटिस डिफॉर्मिस. Paget disease of the bone, that is osteitis deformans. It is a chronic bone disorder characterized by excessive breakdown and regrowth of the affected bone. Excessive breakdown हो जाती है और excessive regrowth हो जाती है of the affected bone. Paget disease produced a marked softening in the bone even in the presence of increased bone density, that is increased calcium content is there. ठीक है. Platyphasia is an abnormality of the base of the skull, literally flattening of the base of skull हो जाती है. There will be flattening of the base of skull. It may be development in the origin or due to the softening of the skull base bone. ठीक है, allowing it to be pushed upwards. It is most common finding in case of osteitis deformans. Next, currently the classification of albinoblastoma has been simplified and narrowed to all these except what?
अभी जो करंटली हमारी क्लासिफिकेशन है अमीलोब्लास्टोमा की, वो नैरो हो चुकी है इनटू यूनिसिस्टिक अमीलोब्लास्टोमा एंड एक्स्ट्रा ऑसियस और पेरिफेरल टाइप्स अमीलोब्लास्टोमा. द एडजेक्टिव सॉलिड और मल्टीसिस्टिक इज यूज्ड फॉर द कन्वेंशनल अमीलोब्लास्टोमा वाज ड्रॉप्ड आउट बिकॉज इट हैज़ नो बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस. सॉलिड या मल्टीसिस्टिक वाले को ड्रॉप आउट कर दिया है, ठीक है, क्योंकि इसका बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है एंड इट कैन लीड टू कन्फ्यूजन विद यूनिसिस्टिक अमीलोब्लास्टोमा. ठीक है, तो हमारे पास सॉलिड या मल्टीसिस्टिक वाली जो टाइप है उसे एग्जेम्प्ट कर दिया है, एक्सक्लूड कर दिया है. अमीलोब्लास्टोमा यूनिसिस्टिक है, एक्स्ट्राऑस्टियस है, पेरिफेरल टाइप्स हैं, लेकिन सॉलिड या मल्टीसिस्टिक नहीं है. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ प्लमर विल्सन सिंड्रोम. प्लमर विल्सन सिंड्रोम के अंदर आपको क्या क्या चीज़ें दिखाई देती हैं? सबसे पहले आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया दिखाई देता है, ठीक है, जिससे सर्वाइकल ईसोफेजियल वेब बनना शुरू हो जाते हैं. फिर डिस्फेजिया हो जाता है, ईसोफेजियल वेबिंग बनना शुरू हो जाएंगी, डिस्फेजिया हो जाएगा. इसमें इसके अलावा क्या होता है कि ग्लॉसाइटिस हो जाता है, एंगुलर चीलाइटिस हो जाता है, कॉलिकोनिकिया हो जाता है नाखूनों का, स्प्लीनोमेगेली हो जाती है, एनलार्ज थायराइड हो जाता है. ठीक है, वुमेन में आकर करता है 40 से 70 साल में आकर करता है, वुमेन में आकर करेगा, और 40-70 ईयर्स में आकर करेगा. यहाँ पे इंक्रीज रिस्क ऑफ ईसोफेजियल और फेरेंजियल स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा हो जाता है, इसीलिए हमें केयर जो है ज़्यादा रखनी पड़ती है. ठीक है, दवाइयाँ कौन कौन सी देते हैं इसमें? बेरियम, ईसोफेग्राम, मतलब जो डिटेक्शन के लिए हम जो डिटर्मिनेंट यूज़ करते हैं, डिटर्मिनिंग एड्स, उसमें हम अपर एंडोस्कोपी करते हैं, वीडियो फ्लोरोस्कोपी करते हैं, और बेरियम ईसोफेजियोग्राम करते हैं. ठीक है, दवाई में हम देते हैं आयरन प्लस माइनस डायलिटेशन प्लस एनुअल EGD करते हैं. ठीक है, दिस इज फॉर प्लमर विल्सन सिंड्रोम. ईसोफेगल स्ट्रक्चर्स, प्री डिस्पोजिशन टू कार्सिनोमा, कॉलिकोनिकिया आर कॉमन. क्या चीज़ नहीं देखी जाती इसमें? हाइपर कैराटोटिक एपिथेलियम इज नॉट सीन. हाइपर कैराटोटिक एपिथेलियम नहीं देखा जाता इसमें. नेक्स्ट, ढोले बॉडीज आर सीन इन विच ऑफ द फॉलोइंग. ढोले बॉडीज दे आर सीन इन चेदक हिगाशी सिंड्रोम. चेदक हिगाशी सिंड्रोम में ढोले बॉडीज दिखाई देती हैं. ढोले बॉडीज में पहली चीज़ बर्न्स, जो चेदक हिगाशी सिंड्रोम होता है उसमें बर्न्स की फीलिंग आना शुरू हो जाती है, या इन्फेक्शन के केसेस में दिखाई देती हैं, फिजिकल ट्रॉमा के केसेस में दिखाई देती हैं, न्यूप्लास्टिक डिजीज़ में दिखाई देती हैं, और चेदक हिगाशी सिंड्रोम में भी हमारे पास ढोले बॉडी दिखाई देती है. ढोले बॉडी क्या होती हैं? दे आर लाइट ब्लू ग्रे बॉडीज़. ठीक है, दे आर लाइट ब्लू ग्रे बॉडीज़. ठीक है, that are oval basophilic leukocyte inclusions located in the cytoplasm of the neutrophils. They measure around 1 to 3 micrometer in diameter and they are thought to be remnants of rough endoplasmic reticulum. They are thought to be remnants of rough endoplasmic reticulum, thought to be composed of agglutinated ribosomes. All right. नेक्स्ट, इन पैराहीमोफीलिया क्या होता है? पैराहीमोफीलिया में दोनों PT और PTT आर रेज्ड. ठीक है, बोथ PT एंड PTT आर रेज्ड इन पैराहीमोफीलिया. डेफिशिएंसी ऑफ फैक्टर 5 इज सीन इन पैराहीमोफीलिया. ऑटोसोमल रिसेसिव कंडीशन देखी जाती है इन पैराहीमोफीलिया. स्पॉन्टेनियस एपिस्टासिस देखा जाता है, जिंजाइवल ब्लीडिंग देखी जाती है, एंड ब्लीडिंग इनटू द GI गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट इज आल्सो सीन इन पैराहीमोफीलिया. प्रोथ्रोम्बिन टाइम, पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम जो होता है वो प्रोलॉन्ग हो जाता है. PTT मेजर्स द स्पीड एट विच द ब्लड क्लॉट्स बाय इंट्रिंसिक एंड कॉमन पाथवे. ठीक है, PT जो होता है वो, PTT हमने बात कर ली कि ये उस स्पीड को मेजर करता है जिससे ब्लड क्लॉट कर रहा है बाय इंट्रिंसिक एंड कॉमन पाथवे. PT जो दूसरा वाला होता है दैट इज फॉर मेंटेनिंग और मेजरिंग द स्पीड ऑफ क्लॉटिंग बाय द मीन्स ऑफ एक्सट्रिंसिक पाथवे. PT जो है उसमें एक्सट्रिंसिक पाथवे से हम नोट कर रहे हैं और PTT में इंट्रिंसिक पाथवे से नोट कर रहे हैं, लेकिन इसमें PT और PTT दोनों पैराहीमोफीलिया में रेज हो जाते हैं. नेक्स्ट, सूडो हीमोफीलिया अगर्स ड्यू टू व्हाट? सूडो हीमोफीलिया वॉल विलिवेंट फैक्टर के डेफिशिएंसी की वजह से होता है. सूडो हीमोफीलिया इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ वॉल विलिवेंट फैक्टर. सूडो हीमोफीलिया का दूसरा नाम होता है दैट इज वॉन विलिवेंट डिजीज और वैस्कुलर हीमोफीलिया. CT और PT नॉर्मल रहेगा और BT ब्लीडिंग टाइम प्रोलॉन्ग हो जाता है. इट इज ऑटोसोमल डोमिनेंट. It is autosomal dominant. It is caused due to abnormalities of the von Willebrand factors. Okay. Next, acute infection of bacteria which affects the nervous system is what? It is 4 ऑप्शन दिए, syphilis, melanosis, tularemia, tetanus. टेटनस जो होता है दैट इज द एक्यूट इन्फेक्शन ऑफ बैक्टीरिया विच अफेक्ट्स द नर्वस सिस्टम. इन चारों में से टेटनस इज एन एक्यूट often fatal disease caused by exotoxin that is produced by bacterium that is Clostridium tetani but prevented by immunization with the tetanus toxoid. ठीक है, इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय जनरलाइज्ड रिजिडिटी एंड कन्वल्सिव स्पाज्म ऑफ द स्केलेटल मसल्स. द मसल स्टिफनेस यूजुअली इन्वॉल्व्स जॉ, दैट इज अगर जॉ में मसल स्टिफनेस होगी तो दैट विल लीड टू लॉक जॉ, और नेक में अगर स्टिफनेस रहेगी तो दैट विल लीड टू द स्टिफनेस ऑफ द नेक, और फिर ये स्टिफनेस नेक से पूरी बॉडी में जनरलाइज हो जाती है टेटनस के अंदर. नेक्स्ट, मोलर्स विच आर क्रीसेंट शेप. क्रीसेंट शेप मोलर जो होते हैं, ठीक है, वो उनको क्या बोला जाता है क्रीसेंट शेप मोलर्स को? दे आर नोन एज सेलेनोडोंट्स.
क्या बोलते हैं उसको, सेलेनोडोंट्स बोलते हैं इसको, ठीक है। डिफरेंट हमारे पास कस्प पैटर्न्स होते हैं। पहले आते हैं बूनोडोंट। बूनोडोंट में सेपरेट राउंडेड कस्प होते हैं फॉर क्रशिंग ग्राइंडिंग टिपिकली इन ओमनिवोर्स। बूनोडोंट में राउंडेड कस्प होते हैं फॉर क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग टिपिकली इन ओमनिवोर्स। लोफोडोंट आता है उसके बाद। कस्प फॉर्म कंटिन्यूस रेजेस। लोफोडोंट में कस्प जो है दैट विल फॉर्म कंटिन्यूस रेजेस और लोफ्स, कंटिन्यूस रेजेस बनाएंगे या फिर लोब्स बनाएंगे। इट इज सीन इन हर्बीवोर्स, ओके। फिर आता है सेलेनोडोंट। सेलेनोडोंट में कस्प एज लोब्स विच आर क्रीशन शेप्ड एंड लॉन्गिट्यूडनल आर ऑल्सो सीन, ठीक है। क्रीशन शेप होते हैं और लॉन्गिट्यूडनल होते हैं, उनको हम कहते हैं एज सेलेनोडोंट्स। ये पहली वाली इमेज जो है दैट इज़ फॉर बूनोडोंट, ठीक है। और दूसरी वाली है, ये दूसरे जो ग्राइंडिंग के लिए यूज़ करे जा रहे हैं, फिर जो राइनोसोरस वगैरह में देखे जाते हैं दैट इज़ लोफोडोंट। इसमें कंटिन्यूस रिजेस होती हैं, कंटिन्यूस रिजेस या लोब्स इसमें प्रेजेंट होती है। और ये जो कस्प पैटर्न है इसको हम क्लासीफाई करते हैं अंडर चीक टीथ कस्प पैटर्न।